प्यारे बच्चों, कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा हिंदी इलेक्टिव का मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, जिसमें से हम लोगों ने सेट 1 का ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पूर्व के वीडियो में देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो को देखेंगे। भूगोल के बच्चों को कहना है कि मैंने अपने दूसरे चैनल पर भूगोल सेट 1 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न को डाल दिया है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप लोग उसको देख सकते हैं और उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूरतमंदों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। मॉडल प्रश्न पत्र 1 वस्तुनिष्ठ, जिसमें से हम लोग पाठ्य पुस्तक का शुरू कर रहे हैं। तो खंड ग जो है वो पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न है, जिसमें से तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इस काव्यांश को पढ़ लीजिएगा, इसी से आपको क्या करना है, इसका सप्रसंग व्याख्या करना है। तो इसका आंसर होगा, सीधे हम लोग आंसर को देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश आधुनिक काल के मुख्य कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पदों से संकलित है। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। नाटक की नायिका देवसेना अपनी भावनाओं को दबाकर या गीत पीड़ा में गाती है। व्याख्या: आज जीवन के इस अंतिम समय में प्रेम निवेदन ठुकराना बहुत कष्ट देने वाला था। प्रेम के भ्रम में उसने अपनी जीवन भर की अभिलाषाओं को भीख की भांति लुटा दिया है। देवसेना के दुख से दुखी होकर यह शादी आंसू बहा रही है। वह जीवन के दुखों से लड़ते लड़ते थक गई है। उसकी पूरी जीवन यात्रा में सिर्फ अकेलापन ही उसका एकमात्र साथी था। विशेष है, देवसेना के जीवन का अकेलापन और उदासी साकार हो उठी है। उसकी पीड़ा गहरी है। दूसरा, मधुकरियों की भीख में रूपक अलंकार है। भाषा तत्सम शब्दावली प्रधान हिंदी है और कविता में संगीतात्मकता है। ख नंबर है, वह दोनों में से किसी एक को बनाना है। तो ख का भी हम लोग उत्तर देख लेते हैं। प्रसंग इसका प्रस्तुत काव्यांश अंतरा भाग 2 के भरत राम का प्रेम नामक पाठ से संकलित है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास है। उक्त पाठ्यांश रामचरितमानस के अयोध्या कांड से समाकलित है। यहाँ चित्रकूट में राम भरत समाम के समय भारत की भावुकता का मार्मिक चित्रण वर्णित है। व्याख्या: भरत कहते हैं, सज्जनों कि इस सभा में गुरुदेव वशिष्ठ जी और मेरे स्वामी श्री राम उपस्थित है। यह स्थान त्रिकुट एक पर्वत तीर्थ है। मैं इन सब के निकट पूर्ण सत्य भाव से कह रहा हूँ कि मेरा यह आचरण प्रेम है या परपंच मतलब छल कपट, झूठ है या सच है, इसे तो केवल गुरुदेव और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी ही जानते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है। तो कवि के अनुसार अचानक बनारस में बसंत का आगमन होता है। मोहल्लों के हर स्थान पर धूल का बवंडर बनने लगता है। इस कारण लोगों के मुंह में धूल छाई रहती है। किरकिट राहत लाभ होने लगता है। प्रायः बसंत में फूलों की बहार छा जाती है। सुगंध सारे वातावरण में व्याप्त हो जाती है। नए पत्ते और कोपले होने की संभावना है, परंतु इस बसंत में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल अलग तरह का बसंत आता है जो धूल से भरा होता है। भिखारी के कटोरों के बीच बसंत उतरता दिखाई देता है। गंगा के घाट लोगों से भर जाते हैं। यहाँ तक इस मौसम में बंदरों की आंखों की रोशनी दिखाई देती है। जिया दशा का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो नागमती का पति परदेश गया हुआ था। पति की अनुपस्थिति उसे भयंकर लगती है। वह पति के वियोग में जल रही है। एक स्थान पर पति के वियोग से उत्पन्न वीरा को उसने बाज रूप में चित्रित किया है। इस तरह बाज अपने शिकार को नोच नोच कर खा जाता है, वैसे ही वीरा रूपी बाज नागमती को जीवित नोच नोच कर खा रहा है। उसे लगता है जैसे वीरा रूपी बाज उसे अपना शिकार बनाने के लिए नज़र गड़ाए बैठा है, जो उचित अवसर मिलते उसे नोचने लगता है। जब तक यह बाज उसे पूर्ण रूप से खा नहीं लेता तब तक वह उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। भाव यह है कि नागमती के लिए पति से अलग होने की स्थिति बहुत ही कष्टप्रद है।
विरहंगनी इतनी उग्र होती जा रही है कि इसका विपरीत असर प्रत्यक्ष रूप से न दिखाई दे, परंतु अप्रत्यक्ष रूप में वह उसे लील रहा है मतलब निगल रहा है। वह चाहकर भी स्वयं को संतावना नहीं दे पा रही है, बस इस अग्नि में अकेले जल रही है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर लिखना है। लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस तरह बढ़ता गया? तो लेखक के पिता हिंदी प्रेमी थे, इस कारण बचपन से ही हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव रहा। जैसे जैसे लेखक बड़ा हुआ उसका झुकाव हिंदी साहित्य की तरफ बढ़ता गया। उसके पिता के पास भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें आती थी। इसके अलावा वह केदारनाथ जी पाठक के हिंदी पुस्तकालय से पुस्तकें लाकर पढ़ने लगा। वह अपनी साहित्य मंडली के साथ हिंदी में बात करता और कविता रचना करने लगा। इस प्रकार वह हिंदी साहित्य के रस में डूबता चला गया। ख नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया है? तो लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत दिया है क्योंकि जिस तरह घड़ी की संरचना होती है उसी प्रकार धर्म की संरचना चुने भी जटिल है। हर आदमी घड़ी को खोल सकता है परंतु उससे जुड़ना उसके लिए संभव नहीं है। वह प्रयास तो कर सकता है परंतु नहीं है, उसे लगता है कि वह ऐसा कर ही नहीं सकता। ऐसे ही लोग बिना किसी धर्म को समझे उसके जाल में उलझे रहते हैं क्योंकि उनके लिए धर्म गुरुओं ने इसे रहस्य बनाया है। वे इस रहस्य को जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं और धर्म गुरुओं के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं। उनका मानना है कि वे इसे समझने में असमर्थ हैं और केवल धर्म गुरुओं में ही इतना सार्थक माना जाता है। लेखक ने घड़ी के माध्यम से इन बातों पर प्रकाश डाला है। वह कहता है कि दुकान का काम करने वाला अलग होता है और उसे ठीक करने वाला अलग होता है। वैसे ही आज के समाज में धर्म वाले अलग हैं और उनकी पहचान अलग अलग है। ऐसे सामान्य जन के लिए धर्म के कुछ नियम कानून बनाते हैं। लोग बिना सोचे समझे इसी में उलझे रहते हैं और इस तरह वे धर्म गुरुओं का पोषण करते रहते हैं। उन्हें धर्म के लिए समान जन के लिए रहस्य जैसा बनाया गया है। घड़ी की विशेषता उसी रहस्य को मिलती है। फिर है, अमझर से आप क्या समझते हैं? अमझर गांव में सूनापन क्यों है? तो अमझर 2 शब्दों से मिलकर बना है, आम तथा झरना। इस आधार पर अमझर शब्द का अर्थ हुआ वह स्थान जहां आम झरते हो। जब से यह घोषणा गांव में पहुंचती है कि अमरौली प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए नावा गांव के बहुत से गांव को नष्ट कर दिया जाएगा, तब से इस गांव के आम के पेड़ों ने फलना फूलना छोड़ दिया है। अमझर गांव नावा गांव के क्षेत्रफल में आता है तो उसे भी उजाड़ा जाएगा। यह सूचना मानव प्रकृति को भी पता चल गई है, अतः इस वजह से अमझर गांव में सूनापन है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, 6ठा का धनानंद के 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो पहला है सुजान सागर और आनंद घन जू की पदावली। फिर है पंडित चंद्रधरा शर्मा गुलेरी की 2 कहानियों का नाम लिखे। तो सुखमय जीवन और बुद्धू का काटा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, 7वां का क है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचना कीजिए। तो इस कथन को ध्यान से समझने पर हमें सूरदास के चरित्र की निम्नलिखित बातें सामने आती है। दृढ़ निश्चयी, वह एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है। रुपए के जल जाने की बात ने उसे कुछ समय के लिए दुखी तो किया परंतु बच्चों की बातों ने जैसे उसे दोबारा खड़ा कर दिया। उसे एहसास हुआ कि परिश्रमी मनुष्य दोबारा खड़ा हो सकता है। उसने दृढ़ निश्चय से मुसीबतों का सामना करने की कसम खा ली। पछताना छोड़कर उसमें नई हिम्मत का समावेश हुआ। दूसरा है उसका परिश्रमी, वह भाग्य के भरोसे रहने वाला नहीं था। उसे स्वयं पर विश्वास था, अतः वह उठ खड़ा हुआ और परिश्रम करने के लिए तत्पर हो गया। उसने यही संदेश भिक्षुओं को भी दिया कि जितनी बार उसकी झोपड़ी जलेगी वह उतनी बार उसे दोबारा खड़ा कर देगा। फिर है बहादुर, तो सूरदास बेशक शारीरिक रूप से अपंग था परंतु वह डरपोक नहीं था। मुसीबतों से सामना करना जानता था। इतने कठिन समय में भी वह स्वयं को बिना किसी सहारे के तुरंत संभाल सकता है। बहादुरी युद्ध के मैदान में नहीं देखी जाती है, जीवन रूपी युद्ध के मैदान में भी देखी जाती है। इससे सूरदास बहादुर व्यक्ति था। ख नंबर क्वेश्चन है, बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। टिप्पणी कीजिए।
तो बच्चे का अपनी माँ से बहुत गहरा संबंध होता है। यह संबंध माँ की कोख में आने के साथ ही जुड़ जाता है। जब वह जन्म लेता है तो माँ के दूध पर ही 6 महीने तक निर्भर रहता है। इस दूध को वह आगे 3 वर्षों तक और ग्रहण करता है। माँ अपने बच्चों को दूध पिलाते समय अपने आंचल की छांव में रखती है। इससे माँ बच्चे के मध्य संबंध सजीव हो उठता है। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ जीवन के कई वर्ष बिताते हैं। बच्चा माँ के साथ ही सोता है, हंसता है, खेलता है, खाता पीता बड़ा होता है। माँ इन क्रियाओं से सुखी होती है। वह बच्चे पर अपनी ममता लुटाती है। वह बच्चे को अपनी ममता की छांव के तले रखती है। बच्चा माँ के आंचल में दूध पीता हुआ अपनी माँ के स्पर्श तथा गर्माहट को महसूस करता है। वह बच्चे के लिए उसका पोषण करने वाली मित्र तथा एक स्त्री होती है। माँ का दूध पीकर बच्चा मानव जीवन की सार्थकता को पूर्ण कर देता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, 8वां का क है, अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, इसके क्या कारण है? तो इसके निम्नलिखित कारण है। पहला, औद्योगिकरण ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। इसके कारण पर्यावरण में भयंकर बदलाव देखने को मिले हैं। इसने जल थल तथा भूमि प्रदूषण को बढ़ावा दिया। फिर है दूसरा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण भी मौसम पर प्रभाव पड़ रहा है। यह गर्म होती है जिसके कारण वायुमंडल और ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। तीसरा है, पेड़ों की अत्यधिक कटाई के कारण भी मालवा धरती उजड़ने लगी है। इसी का ख नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ों की चढ़ाई में भूप दादा का कोई जवाब नहीं, उनके चरित्र की विशेषताएं बताएं। तो पहला है, वह एक मेहनती व्यक्ति हैं। पहाड़ों पर रहते हुए उन्होंने कभी बाहर काम करने की नहीं सोची। उन्होंने अपने निवास स्थान पर ही मेहनत की। इसका परिणाम है कि उन्होंने भूकंप में सब समाप्त होने के बाद भी फिर खड़ा कर दिया। दूसरा है, वह दृढ़ निश्चय के मालिक हैं। उन्होंने सरल जिंदगी के स्थान पर मुश्किल जिंदगी जी और उससे कभी हार नहीं मानी। तीसरा है, वह एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। अपने मुश्किल दिनों में उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया बल्कि कठिन परिश्रम किया। तो बच्चों, हिंदी इलेक्टिव सेट 1 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।